नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल टारगेट विद बलराम स्वामी। दोस्तों, हमने जो एक नई सीरीज जो स्टार्ट की थी बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम को देखते हुए, उसके अंदर हमने शिक्षण अभिरुचि की जो फर्स्ट यूनिट थी सामाजिक परिपक्वता, वो हमने पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट पढ़ लिया था। आज जो हमारी सेकंड यूनिट जो है हमारी शिक्षण अभिरुचियों की, वो है नेतृत्व या लीडरशिप। हम उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, हम उसको ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों, नेतृत्व होता क्या है, लीडरशिप होती क्या है? आप सभी जानते हो कि हमारे देश में एक लीडर होता है जिसे हम प्रधानमंत्री कहते हैं, और उस प्रधानमंत्री से ऊपर एक होता है राष्ट्रपति। वो लीडर क्यों बनाया जाता है? कि वो हमारे देश की व्यवस्थाओं को संभाल सके, जो काम हम नहीं कर सकते वो काम वो कर सके। यानी कि हमारे देश की व्यवस्थाओं, हमारे देश की कानून व्यवस्थाओं, हमारे देश की अन्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसलिए हम एक लीडर चुनकर कहां बिठाते हैं? प्रधानमंत्री की सीट पे, कि वो हमारी देख रेख करे, हमारे संविधान की रक्षा करे और उस संविधान के अनुसार हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। इसीलिए हर समाज के अंदर वो तो एक देशव्यापी लीडर हो गया। इसी तरह हर समाज की इकाई के अंदर, हर एक परिवार में एक लीडर जरूर होता है। उस लीडर का काम क्या होता है? उस समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उस समाज के जो हक है या समाज के जो काम है उन कामों को आगे बढ़ाना, वो काम उस लीडर का होता है। और एक लीडर का काम ये भी होता है कि वो अपने समाज के लोगों को क्या करे? अभिप्रेरित करे या मोटिवेट करे, कुछ नया करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए। कोई संस्था है तो उस संस्था के अंदर भी लीडरशिप होती है। यानी कि सोशियोलॉजी जो है, समाज शास्त्र जिसे हम कहते हैं, समाज शास्त्र हमें ये ज्ञान देती है, समाज शास्त्र के अंदर ये बातें स्पष्ट रूप से है कि एक लीडर जो होता है वो एक समाज का, एक परिवार का, एक देश का, एक राष्ट्र का, एक वर्ल्ड, पूरे विश्व का क्या करता है? उस विश्व को आगे ले जाने का काम करता है। बिना लीडर के कोई समाज नहीं हो सकता, कोई राष्ट्र नहीं हो सकता, कोई राज्य नहीं हो सकता, कोई विश्व नहीं हो सकता। हर एक जगह पर, हर एक इकाई का क्या होता है? एक लीडर होता है। तो उसी लीडरशिप को, इसी नेतृत्व की इस इकाई को हम आज पढ़ने जा रहे हैं हमारे इस क्लास के अंदर। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आने की संभावना होती है इस टॉपिक से। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नेतृत्व। नेतृत्व नी धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सहयोग करना, सहयोग करना या आगे बढ़ाना, किसी को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो नेतृत्व में एक व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए? एक समाज के अंदर, यानी कोई समाज है, मान लीजिए कोई समाज है, ये समाज के अंदर एक अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, समूह में लोग रह रहे हैं। उस समूह के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होगा, एक व्यक्ति ऐसा होगा जो अन्य समाज के लोगों से क्या होगा? भिन्न होगा। अन्य समाज के लोगों से क्या होगा? भिन्न होगा, जिसके अंदर अलग ही चारित्रिक गुण होंगे और वह सभी पक्षों में क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। सभी पक्षों में क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर क्या होगा? वो अन्य व्यक्तियों के ऊपर अपना प्रभाव डालने वाला होगा या प्रभाव डालने वाला होगा। यानी कि उस व्यक्ति की बातों, उसके द्वारा किए गए काम, और जो वो दृढ़ संकल्प लेता है या जो काम वो करने जा रहा है, उन सभी चीजों का या उसके व्यक्तित्व का, उसकी पर्सनैलिटी का समाज के अन्य लोगों पर अगर किसी व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है तो वो नेता कहलाता है। देखिए परिभाषा सुनिए कि एक ऐसा व्यक्ति, एक समूह के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी, उसके गुण, उसके द्वारा किए गए काम समूह के अन्य सदस्यों को अगर प्रभावित करते हैं तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? लीडर कहलाता है या नेता कहलाता है। यानी कि उसमें ये सब गुण मिलेंगे, और ये गुण क्या है? कि समाज को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे। क्या करेंगे? समाज को प्रभावित करेंगे। तो फिर ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? नेता कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? नेता कहलाएगा या लीडर कहलाएगा। ठीक है, ये लीडरशिप के अंदर होता है। ये लीडरशिप की एक परिभाषा है कि एक सिंपल सी परिभाषा, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के अन्य लोगों को अपने व्यक्तित्व से अगर प्रभावित करता है तो वो व्यक्ति क्या है? लीडर कहलाता है। ये सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखनी है लीडरशिप को समझने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं लीडरशिप के गुणों की, कि उस व्यक्ति के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए या उन किन किन गुणों में दक्ष होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लीडरशिप के गुणों। देखो, लीडरशिप के गुणों के अंदर जो हमारी समाज शास्त्र जो है या हमारे जो पहलू है उनके अंदर सबसे मेन पॉइंट ये रखा गया है कि लीडरशिप के अंदर संज्ञानात्मक, एक लीडर में संज्ञानात्मक, फिर भावनात्मक, एक होता है मनोक्रियात्मक। ये तीनों गुण उस व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। संज्ञानात्मक, जैसे हमने पहली यूनिट में क्या पढ़ा था कि संज्ञानात्मक होता क्या है? संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है? ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु, या हम ये कह सकते हैं कि ज्ञान के अंदर वो अन्य व्यक्तियों से अलग हो, यानी कि सबसे ज्यादा ज्ञान उस व्यक्ति के अंदर हो। भावनात्मक, उस व्यक्ति में भावना हो, इमोशन हो। क्या हो? इमोशन हो उस व्यक्ति के अंदर, तो वो व्यक्ति एक लीडर बन सकता है। मनोक्रियात्मक, दूसरों के व्यवहारों को अपनाने की इच्छा उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि विश्व के अंदर जितने भी उससे ऊपर ज्ञान रखने वाले जो व्यक्ति हैं उनके व्यवहारों को पकड़ने वाला या उनके व्यवहारों को समझने वाला या अन्य लोगों के व्यवहारों को, उनकी बातों को समझने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? मनोक्रियात्मक व्यक्ति कहलाएगा। और ये तीनों चीज उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। एक अन्य चीज इसके अंदर और शामिल कर लेते हैं, वो है सामाजिक, यानी कि एक लीडर क्या होना चाहिए? सामाजिक होना चाहिए, यानी कि उसे समाज का पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। समाज के अंदर हमें किस तरह से व्यवहार करना है। सामाजिक का मतलब मैंने क्या बताया था फर्स्ट यूनिट में, क्या परिभाषा थी हमारी सामाजिक की? ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति के द्वारा अगर अपने वातावरण के अंदर जितने भी घटक है, अगर उन घटकों को अपने व्यवहार में, उनके घटकों के आचरणों को या अन्य व्यक्तियों के आचरणों को या उनके गुणों को या नैतिक मूल्यों को जब वो अपने अंदर शामिल करता है या अपने व्यवहार में शामिल करता है तो वो व्यक्ति सामाजिक कहलाता है। और इस तरह से ये व्यक्ति सामाजिक होना चाहिए जिसके अंदर समाज के अनेक नैतिक मूल्यों, जिसे समाज के अनेक प्रकार के नैतिक मूल्यों का उसे ज्ञान होना चाहिए, समाज के आचरण का ज्ञान होना चाहिए, समाज के अनुशासन का ज्ञान होना चाहिए, समाज के नियमों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से व्यक्ति क्या बनता है? सामाजिक बनता है। और एक लीडर को सामाजिक होना बहुत ही अति आवश्यक है, तब ही वो अपने समाज को क्या करेगा? आगे बढ़ा पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बात ये है कि लीडरशिप के अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति लीडरशिप का इन सभी पक्षों में दक्ष होना क्यों जरूरी है, ये बात थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। क्योंकि ये अगर चीजें उस लीडरशिप में नहीं होगी, क्योंकि वो क्या है, लीडरशिप की परिभाषा क्या बताती है हमें कि वो अन्य समाज के लोगों से क्या है? भिन्न है, यानी कि वो हर चीज में क्या है? परफेक्ट कहलाएगा। जो व्यक्ति, जिसकी पर्सनैलिटी, जिसके गुण सभी लोगों से क्या हो? परफेक्ट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो जो व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? लीडर कहलाता है। और लीडर के अंदर अनेक प्रकार के और अन्य गुण भी होने चाहिए। जैसे अगर ये गुणों की बात करें, यानी ये 4 गुणों के अलावा भी कुछ अन्य गुण होते हैं एक लीडर के अंदर, उन गुणों से उसकी पर्सनैलिटी का पता लगता है कि एक व्यक्ति के अंदर वो गुण है या नहीं है। तो हम ये एक एक गुण को पढ़ेंगे, कौन कौन से गुण है जो हमें ये बताते हैं कि एक लीडरशिप के अंदर क्या क्या, किन किन गुणों का विकास पूर्ण रूप से होना जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो बात आती है गुण के अंदर वो है दूरदर्शिता। पहली बात आती है दूरदर्शिता, यानी कि उस एक जो लीडर, जो हमारा बनाया गया जो लीडर है, यानी कि समाज में एक ऐसा व्यक्ति जो अन्य लोगों से भिन्न है, उस व्यक्ति के अंदर दूरदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि दूर दराज से वो चीजों को सोचने वाला हो, ऐसी चीजें, यानी कि वो फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच सके। यानी कि वो ये नहीं कि आज में जी कि आज हमें ये करना है तो बस करना है, आगे की हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं हो, वो दूर की सोच के चले, ऐसा एक लीडर होना चाहिए। दूसरा,
उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। दूसरा, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। लीडर के अंदर क्या होगा, जब वो गुड लीडर जो होगा वो अन्य लोगों से परफेक्ट है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए हर काम को करने का। ये काम मैं कर सकता हूं, यानी कि एक कॉन्फिडेंस जो होता है, एक ये कहते हैं कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो व्यक्ति के अंदर होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो व्यक्ति के अंदर है तो वो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ है, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, यानी कि समूह के अन्य लोगों को अपने साथ लेकर चल रहा है और उस दौरान वो ये कहता है कि मैं ये काम करके दिखाऊंगा, तो उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास है। दूसरा, आदर्श चरित्र। तीसरा देखिए, आदर्श चरित्र व समायोजन वाला हो, यानी कि देखिए उस व्यक्ति का आदर्श चरित्र क्या है। आदर्श नागरिक कौन कहलाएगा, जो व्यक्ति समाज के नियमों को मानता हो, समाज के अनुसार आचरण करता हो, वो देश का एक आदर्श नागरिक कहलाता है। और उसके अंदर समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करने वाला हो, हर किसी परिस्थिति के अंदर वो व्यक्ति एडजस्ट हो जाए, वो व्यक्ति क्या कहलाता है, लीडर कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या है कि मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसके अंदर हम समाज के अन्य लोग उस चीज में समायोजन या एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, तो वहां लीडर का काम बहुत अहम हो जाता है। वो लीडर क्या करता है, वो अपने आत्मविश्वास से और अपने समायोजन की भाव से उस चीज के अंदर अन्य लोगों को भी क्या करता है, समायोजित करवाता है, समायोजन करवाता है। उसके बाद बात करते हैं चौथी, उसके अंदर दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दृढ़ संकल्प का अर्थ क्या होता है, देखिए एक लीडर को दृढ़ संकल्प होना चाहिए, यानी कि जिस काम के लिए उसने सोचा है उस काम को जब तक वो पूरा नहीं कर लेता तब तक उस व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प की भावना हो कि मैं ये काम करके रहूंगा, मैं ये काम कर सकता हूं। जैसे कि आप लोगों ने अब एक दृढ़ संकल्प ले रखा है कि हमें बीएसटीसी के एंट्रेंस एग्जाम को पास करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर हमें बीएसटीसी करनी है और फिर हमें गवर्नमेंट जॉब लगना है। ये आपका क्या है, दृढ़ संकल्प है। तो इस दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप आगे बढ़ोगे तो वो काम जरूर होता है। तो इसी प्रकार एक लीडर के अंदर दृढ़ संकल्प की भावना होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार लोचशील हो। आवश्यकता अनुसार लोचशील यानी कि फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल आवश्यकता अनुसार अपने आप को ढालने वाला हो, फ्लेक्सिबल हो बिल्कुल। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, ऐसी स्थितियां होती है जहां हमें झुकना भी पड़ सकता है और जहां हमें आंख पे दिखानी पड़ती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जिसे हमने यहाँ बिठाया हुआ है या बिठाते हैं, वो व्यक्ति लोचशील नहीं होगा तो हर एक दिन हमारे अन्य देश के साथ क्या होगी, लड़ाइयां होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी देश को झुकना पड़ता है, कई बार आंखें दिखाकर उससे बात करनी होती है। इसीलिए एक व्यक्ति, एक लीडर के अंदर लोचशील या फ्लेक्सिबिलिटी की भावना होनी चाहिए। बिना फ्लेक्सिबिलिटी के आप अकड़ में नहीं रह सकते। अगर आप ऐसे लीडर हैं जो आप लोचशील फ्लेक्सिबल नहीं है किसी भी स्थिति को लेकर, तो आप लीडरशिप कहलाने योग्य नहीं है। आपको लीडरशिप तभी कहा जाएगा, लीडर तभी कहा जाएगा जब आप हर स्थिति को क्या है, अपने अनुसार बदल ले और अपने अनुसार उन बातों को अपने समाज के हित में बना दे। वो बातें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बात होती है। यानी कि एक व्यक्ति का फ्लेक्सिबल होना समाज के लिए या समाज के लीडर में एक बहुत बड़ा गुण माना जाता है। उसके अलावा अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञ, यानी कि जिस काम को वो कर रहा है उस काम के अंदर उसे विशेषता हासिल हो, यानी कि उस काम में वो क्या हो, परफेक्ट हो। बिल्कुल परफेक्ट होना उस व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। ठीक है, यानी कि जिस समाज का वो लीडरशिप है या लीडरशिप कर रहा है या जिस समाज का उसे लीडर बनाया गया है, जिस गद्दी पे उसे बिठाया गया उस काम का उसे अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा उसे साहसी और परिश्रमी होना चाहिए। उसके अलावा उसे साहसी और परिश्रमी
होना चाहिए, यानी कि काम करने वाला हो, साहस से भरा हुआ हो, साहस होना चाहिए हर काम को करने का, हर काम को अच्छी मेहनत के साथ आगे लेके जाने का, ऐसा एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। उसके अलावा उसके अंदर सतत प्रयत्नशीलता, सतत प्रयत्नशीलता उसके अंदर होनी चाहिए, यानी कि एक काम को पूरा न कर पाने के बाद में फिर ये नहीं है कि वो उस काम को छोड़ दे, यानी कि बार बार वो प्रयत्न हमारे अपने समाज को आगे बढ़ाने का, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम वो करता रहे, ऐसा उस लीडरशिप के लीडर के अंदर गुण होना चाहिए। एक होता है कि प्रभावपूर्ण तार्किक योग्यता या अभिव्यक्ति जिसे हम बोलते हैं, क्या होता है, प्रभावपूर्ण तार्किक अभिव्यक्ति, यानी कि उस व्यक्ति के अंदर ऐसी भाषा का विकास हुआ हो जिसके द्वारा वो अपनी बातों को अन्य व्यक्तियों तक पहुंचा सके और उन्हें समझ में आए, ऐसी उसके अंदर एक अभिव्यक्ति होनी चाहिए जिसके अनुसार वो अपनी बातों को प्रवाह के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, अपने समाज के अन्य व्यक्तियों तक वो बातें पहुंचा सके। उसके अलावा सूचना संप्रेषण की भावना होनी, सूचना संप्रेषण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सूचना संप्रेषण मजबूत हो उसका, यानी कि बातों को पहुंचाने का जरिया जो है उसका, या कहने का, बातों को करने का जो तरीका है, या बातों को बोलने का तरीका है, अपनी बात कहने का जो तरीका है, वो तरीका उसका एकदम स्पष्ट होना चाहिए और विषय से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर क्या होता है, एक लीडर कहलाता है। ये लीडर के अंदर ये 10 गुण होने बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है। ये एक लीडरशिप के अंदर गुण होते हैं। पहले गुण कौन से थे, 4 थे, संवेगात्मक, भावनात्मक, सामाजिक और कौन सा होता है, मनोक्रियात्मक। ये 4 गुणों के अलावा ये हमारे 10 गुण होते हैं। इनको याद रखना है कि पहला दूरदर्शिता होता है, आत्मविश्वास, आदर्श चरित्र। इस प्रकार से ये 10 गुण है जो आपको याद हो कि एक लीडर के अंदर होने चाहिए। फिर बात करते हैं हम लीडरशिप के प्रकारों की। ये थे हमारे गुण, और अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे लीडरशिप के प्रकारों की, कि लीडरशिप के नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार का नेतृत्व होता है। देखिए, नेतृत्व के प्रकार की जब हम बात करें तो जो पहला नेतृत्व होता है वो कौन सा होता है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। दूसरा जो नेतृत्व होता है वो होता है निरंकुश, निरंकुश नेतृत्व। देखिए, जो नेतृत्व के प्रकारों की जब हम बात करते हैं तो नेतृत्व के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। मेन हमारे जो नेतृत्व के प्रकार हैं वो 2 ही प्रकार होते हैं नेतृत्व के। पहला प्रजातांत्रिक होता है और दूसरा निरंकुश नेतृत्व होता है। अब देखिए, प्रजातांत्रिक नेतृत्व कौन सा होता है, पहले तो वो बात सुनिए कि प्रजातांत्रिक का मतलब हमारे देश में क्या चल रहा है, अभी प्रजातांत्रिक नेतृत्व चल रहा है, ठीक है। प्रजातांत्रिक में नेतृत्व में क्या होता है कि प्रजा होती है, वो प्रजा क्या करती है, अपना एक लीडर चुनती है और वो लीडर उस प्रजा के लिए हित में काम करता है। यानी कि जो लीडर हम चुन के भेजते हैं वो लीडर क्या करता है, अपने अधिकारों को अन्य लोगों के अंदर बांट देता है और फिर क्या करता है, उनसे वो काम करवाता है या उनका एक लीडर, उनका नेतृत्व वो करता है। यानी कि मान लीजिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री है। सबसे पहले हमारा संघीय ढांचा समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं, एक प्रधानमंत्री को चुना जाता है, 350 सांसदों को चुनकर हम अलग अलग जगह से कहां भेजते हैं, संसद में भेजते हैं। संसद के कौन से पटल पर, लोकसभा में भेजते हैं। लोकसभा से क्या होता है कि वो एक व्यक्ति को क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। जिसे मनोनीत का मतलब क्या होता है कि उसे चुनते हैं किस रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। अब प्रधानमंत्री जो है वो अपने काम का बंटवारा क्या कर देता है, इन 350 के अंदर जो लोग रहते हैं या सांसद है, उन सांसदों के अंदर काम का क्या कर देता है, बंटवारा कर देता है। पर इन 350 का जो केंद्र बिंदु कहलाएगा वो ये प्रधानमंत्री कहलाता है ना। यानी कि वो ये जो प्रधानमंत्री है, अब उसने काम का बंटवारा तो यहाँ कर दिया, अब इन सभी की बातें भी ये सुनेगा और इनके अनुसार काम भी करेगा।
क्योंकि इन्होंने ही तो इसको मनोनीत किया है। यानी कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक केंद्र होता है और वो केंद्र अन्य लोगों से काम करवाता है या उनका नेतृत्व करता है, परंतु वो सभी की बातें सुनता है। और प्रजातांत्रिक नेतृत्व में जो लीडर होता है वो जनता के हित में काम करता है, वो नेतृत्व प्रजातांत्रिक कहलाता है। क्योंकि हमारे देश के अंदर प्रजातांत्रिक नेतृत्व आज भी कायम है। हमारे देश की जो एक प्रजातांत्रिक जो एक हमारा जो संघीय ढांचा है वो बिल्कुल प्रजातांत्रिक होता है। यानी कि हम एक प्रधानमंत्री को चुन के भेजते हैं, प्रधानमंत्री कैबिनेट का निर्माण करता है और कैबिनेट में जो सदस्य होते हैं या राज्य मंत्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने काम अपने अपने डिपार्टमेंट का काम संभालते हैं। और फिर वो क्या, उसमें जो केंद्र होता है उनका जो केंद्र होता है वो हम प्रधानमंत्री को मानते हैं। यानी कि हम ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री काम कर रहा है, परंतु वाकई में प्रधानमंत्री ना करके वो अन्य लोग काम कर रहे होते हैं, परंतु वो उनके नेतृत्व कर रहा है। वो उनका कोई भी बात होगी तो वो सभी की बातों को सुनेगा और सुनकर एक निर्णय लेगा, सभी से मिलकर बातें कहकर सभी की बातें सुनकर एक निर्णय वो लेता है। इस प्रकार से एक प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या कहलाता है, सर्वोत्तम नेतृत्व कहलाता है, जिसके अंदर हमेशा क्या होता है, जनता के हित में काम होता है, जनता हित में काम होता है। इसलिए प्रजातांत्रिक नेतृत्व क्या कहलाता है, सर्वोत्तम नेतृत्व कहलाता है। दूसरा है निरंकुश नेतृत्व। निरंकुश नेतृत्व में दमनकारी नीति अपनाई जाती है। निरंकुश नेतृत्व में दमनकारी नीति अपनाई जाती है। देखिए दमनकारी नीति, आपने नाम सुना होगा हिटलर का। हिटलर का आपने नाम सुना होगा। हिटलर जो था वो एक दमनकारी नेता था, दमनकारी नेता था। यानी कि उसका काम क्या था, वो अपने प्रजा के ऊपर अत्याचार करता था। पहले क्या होता था, राजा महाराजाओं के टाइम में, जब हम ये आज से अगर थोड़ा टाइम पहले चले जाएं तो क्या होता था, जनता के ऊपर अनेक प्रकार के कर लगा दिए जाते थे। जनता पर अनेक प्रकार के कर लगा दिए जाते थे। जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती थी, बात नहीं सुनी जाती थी। यानी कि क्या होता था, उनका दमन किया जाता था। जब मुगलों का राज जब हमारे देश के अंदर था तो क्या था, एक दमनकारी नीति। जैसे औरंगजेब का आपने नाम सुना था। औरंगजेब जो था वो एक दमनकारी नेता के रूप में, दमनकारी राजा के रूप में था। नेता को हम राजा भी कह सकते हैं, तो दमनकारी नेता के या राजा के रूप में था, जिसने क्या किया, जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाए और कर लगाकर उनका दमन करने की, ना तो वो उनकी बातों को सुनता था और ना वो उनके हित में कोई काम करने की कोशिश करता था। सिर्फ उनके ऊपर कर लगाकर उन लोगों का शोषण करता था। और ऐसा जो शोषण करने वाला जो नेतृत्व होता है वो निरंकुश नेतृत्व कहलाता है। ये तो थे हमारे जो मेन टॉपिक से रिलेटेड जो ये है कि नेतृत्व के दो ही प्रकार माने जाते हैं। पहला होता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, जिसके अंदर एक केंद्र होता है। नेतृत्व जो नेता होता है वो जनता के हित में काम करता है, जनता के अंदर अपनी एक आवाज रखता है और जनता के हित के अंदर किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, वो अपने काम को क्या करता है, बंटवारा कर देता है और उसके अंदर एक केंद्र बनकर रहता है। निरंकुश नेतृत्व में दमनकारी नीति को अपनाया जाता है। ठीक है, इसमें राजा क्या होगा, वो जनता से बातें नहीं सुनेगा, जनता की बातों को नहीं सुनेगा, अपने अनुसार ही काम करेगा। यानी कि अपनी पूजा कराने का काम करेगा। वो ये कहेगा कि मेरी पूजा कीजिए और अपनी ही विशेषताओं, अपने ही काम को हित में रखेगा, अपने हित को सबसे पहले रखेगा, अपने विषय को सबसे पहले रखने की बात कहेगा और ये कहेगा कि मेरी बातों को सबसे पहले सुनिए, मेरी बातों को सुनिए। परंतु प्रजातांत्रिक नेतृत्व में ऐसा नहीं होता। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सभी की बातों को सुनता है। इस प्रकार से प्रजातांत्रिक और निरंकुश नेतृत्व में फर्क होता है। इसके अलावा कुछ अन्य नेतृत्व के प्रकार भी हैं, उन्हें और हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए अन्य नेतृत्व के प्रकार कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले कौन सा होता है, हृदयग्राही नेतृत्व। देखिए हृदयग्राही नेतृत्व के अंदर क्या होता है कि एक राजा होगा, क्या होगा, एक राजा या एक नेता होगा। वो नेता जो है समाज के लोगों के ऊपर, समाज के लोगों के दिल में क्या करेगा, राज करेगा। तो वो हृदयग्राही नेतृत्व कहलाता है। मान लीजिए कि समाज का एक ऐसा एक नेतृत्व है, एक लीडरशिप है, जिसके अंदर एक नेता ऐसा है जो समाज के अन्य लोगों के दिलों में राज करता है और समाज के अन्य लोगों के हित में काम करता है, तो वो हृदयग्राही नेतृत्व कहलाता है। दूसरा होता है संस्थागत नेतृत्व। संस्थागत नेतृत्व, संस्थागत नेतृत्व के अंदर क्या होता है कि एक संस्था होती है,
अब ये संस्था क्या करेगी, अपने ही लोगों में से एक नेता को चुनती है, एक नेता को क्या करती है, चुनती है, और उस नेता के चुनने के बाद उस नेता के अनुसार ही क्या आगे बढ़ने का काम करती है, आगे बढ़ने का काम करती है। यानी कि संस्थाओं के द्वारा कोई अगर व्यक्ति चुना जाता है और वो संस्था उस नेतृत्व के अंदर आगे बढ़ती है तो वो संस्थागत नेतृत्व कहलाता है। तीसरा होता है विशेषज्ञों का नेतृत्व, विशेषज्ञों का नेतृत्व। देखिए विशेषज्ञों का नेतृत्व क्या होता है, विशेषज्ञों की एक टीम होती है, यानी कि अनेक प्रकार के विशेषज्ञ होते हैं, क्या अनेक प्रकार के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, और ये विशेषज्ञ क्या है, अपने वरिष्ठ विशेषज्ञ को, अपने वरिष्ठ व्यक्ति को या विशेषज्ञ को क्या करती है, एक नेता चुन लेती है, क्या चुन लेती है, नेता चुन लेती है, तो वो वरिष्ठ व्यक्तियों का नेतृत्व कहलाता है या विशेषज्ञों का नेतृत्व कहलाता है। तो ये जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, ये नेतृत्व के अंदर ये कंप्लीट हुआ है। यहाँ देखिए नेतृत्व के प्रकार के अंदर पहला प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है, दूसरा निरंकुश नेतृत्व होता है, और इन दोनों के अलावा अन्य नेतृत्व भी होते हैं, 3 प्रकार के। हृदयग्राही नेतृत्व जिसके अंदर एक राजा या एक नेता जो है वो अपने जो प्रजा है उसके दिलों में राज करता है या अपने समाज के लोगों पर राज करता है, तो वो हृदयग्राही नेतृत्व कहलाता है। संस्थागत नेतृत्व के अंदर संस्थाएं जो अगर कोई 3-4 संस्थाएं मिलकर एक नेता को अपनी संस्था का अगर नेता चुन लेती है तो वो संस्थागत नेतृत्व कहलाता है। और विशेषज्ञों का नेतृत्व क्या कहलाता है कि अनेक प्रकार के विशेषज्ञ मिलकर एक वरिष्ठतम विशेषज्ञ को अगर अपना नेता चुन लेते हैं तो वो विशेषज्ञों का नेतृत्व कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमारी 2 यूनिट जो शिक्षण अभिरुचि की है वो यहाँ कंप्लीट होती है। अब हम तीसरी यूनिट की ओर बढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए जो बीएसटीसी का एंट्रेंस एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो हमारे इस फ्री जो यूट्यूब चैनल है इसका फायदा उठा सके और एक अच्छे नंबर लाकर एक अच्छा नजदीक के अंदर कोई कॉलेज लेकर उसमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सके। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आपका।